नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज। नमस्कार इंडिया के आज के अंक में आज की इस चर्चा में जो चर्चा हमने कल से प्रारंभ की हुई है उसमें आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों को मालूम चल चुका होगा कि कुछ अन्य राज्यों की तरह दिल्ली के अंदर भी लॉकडाउन एक सप्ताह तक के लिए और बढ़ा दिया गया। हालांकि इसके अंदर जो व्यापारी वर्ग है वो दो खेमों के अंदर बट गया है। कुछ आधे व्यापारी चाहते हैं कि लॉकडाउन को खोल दिया जाए, लेकिन आधे व्यापारी अभी भी लॉकडाउन को चालू रखने के पक्ष के अंदर है। और आपको मालूम है सुशील पहलवान जो कि कत्ल केस के अंदर फरार चल रहे थे, उनको पकड़ लिया गया। अब चर्चा आज की चर्चा हालांकि हमने कल भी प्रारंभ की थी दूसरा घर नाम से, मैंने कल भी बताया था और आप सभी लोगों को मैं भेज चुका हूं एक स्क्रीनशॉट। वो एक बच्चा है, मेरा ही बच्चा है, मुझे उसका आप चाचा समझे, ताऊ समझे, कुछ भी समझे, मेरा ही बच्चा है। उत्तर पाकिस्तान के युद्ध के ऊपर उसने कुछ पंक्तियां मुझे भेजी थी, उसके ऊपर चर्चा कल भी हमारी चर्चा थी। कल भी हमारी चर्चा के अंदर एफ आई इस्माइली साहब जुड़े हुए थे। आज की चर्चा के अंदर एफ आई इस्माइली साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन। एफ आई इस्माइली साहब दिल्ली उर्स कमेटी के आप चेयरपर्सन एफ आई इस्माइली साहब। और नदीम अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए। नदीम साहब आपका हार्दिक अभिनंदन। नदीम साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं आपसे सत्यवती कॉलेज के अंदर। और हमारे साथ मिर्जा आलम बेग साहब है रामपुर से। मिर्जा साहब आपकी वीडियो चली गई है मेरे पास से। मिर्जा आलम बेग साहब आपका भी हार्दिक अभिनंदन। चलिए आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। कहां से शुरू करूं? इस्माइली साहब मैं आप ही से शुरू कर देता हूं। अपने माइक को आप थोड़ा सा अनम्यूट करें। इस्माइली साहब आपका माइक म्यूट हो गया सर जी। इस्माइली साहब कल से कहते हैं जहां से तुम मोड़ मुड़ गए थे वो मोड़ अब भी वहीं खड़े हैं, हम आज भी वहीं हैं। हमारा सारी धार्मिक मान्यताएं सब कुछ एक तरफ, हम जो कहना चाह रहे हैं, हमने जो प्रारंभ किया था वो ये था कि वहां के उस युद्ध, उस हालात, जो भी कुछ हालात हैं, क्या उन हालातों से भारत की मानसिकता प्रभावित होनी चाहिए, विशेष रूप से वयस्कों की, युवाओं की। इस्माइली साहब अब मेरा निवेदन है फिर से, मिर्जा आलम बेग साहब आपकी वीडियो ऑडियो कुछ नहीं है हमारे पास जी। इस्माइली साहब नहीं, जैसे फिर आपको एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा और आपका बहुत शुक्रिया और आपके चैनल का नमस्कार इंडिया का बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि उन्होंने एक बेहतरीन टॉपिक को दोबारा उठाया है लोगों के बीच में। जैसा मैंने कल भी बताया है कि देखिए ये जो है जो बात तो हुई थी कल कि ये जो इजराइल का और ये अपना जो फलस्तीन का जो झगड़ा है और वहां पर एक बहुत ही होली मुकाम जिसको बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, जो इस्लाम धर्म का पहला किबला है, तो उसमें जो ये अभी लड़ाई चली है, उस लड़ाई के बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। और चूंकि उसमें बहुत ज्यादा धार्मिक मतलब एक भावनाएं लोगों की जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इस्लाम का पहला किबला रह चुका है, इसीलिए हो सकता है कुछ भावुक होकर कुछ लोगों ने आपके पास वो ट्वीट किया या SMS किया या व्हाट्सएप के जरिए भेजा आपको। बट ये श्योर है कि उसमें जो एक लड़के की फीलिंग मात्र हो सकती है, ये जो है मतलब इंडिया का जो स्टैंड है, भारत के लोग इस इंडिया के स्टैंड के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। मैं आपको कुछ चीजें तथ्य बताता हूँ तो उससे शायद चीजें जाहिर हो जाएंगी। इंडिया इज द फर्स्ट नॉन अरबिक कंट्री जो 1947 में 13 देशों में जो यूनो काउंसिल में फलस्तीन को विभाजन का प्रस्ताव दिया गया था, उसको इंडिया ने उस समय जो है 1948 में या 47 में उसको जो है उसका विरोध किया था। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री। इंडिया इज द फर्स्ट नॉन अरबिक कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने 1975 में PLO को जो है वो एक्रेडिटेशन दिया था, उसको एक्सेप्ट किया था कि वो फलस्तीन लोगों की ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है। सर मैं इस्माइली साहब मेरा जवाब, मैं इस चर्चा को अब क्योंकि कल ये सारी चीजें आप मुझे बता चुके, आप भी और बाकी जो हमारे साथ पैनलिस्ट थे, मैं फिर वहीं घूमकर चर्चा प्रारंभ करूंगा। मैं हमारे साथ मौलाना अरशद साहब जुड़ गए। मौलाना साहब आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आपका। मौलाना साहब स्क्रीन से अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक है, माइक को टच कीजिए जी। अब आपकी आवाज आ गई है मौलाना साहब। मौलाना साहब स्वागत है आपका। मौलाना साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मौलाना साहब सुन पा रहे हैं मुझे?
मैं चाहता था कि नदीम साहब से पहले एक बार मौलाना साहब का भी पक्ष ले लिया जाए, फिर मैं नदीम साहब के पास आऊं। मौलाना साहब आप उसी को टच करें माइक को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। छोटा सा माइक का निशान बना हुआ होगा आपकी स्क्रीन पे, उस पर एक लाल निशान, एक डंडी आ रही होगी, उसको टच करें तो अनम्यूट कर लीजिए। चलिए मैं नदीम साहब के पास आता हूं, फिर नदीम अहमद साहब, आप प्रोफेसर सत्यवती कॉलेज के अंदर। नदीम साहब, मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा था, क्या आपने देखा पहले वो, या मैं दोबारा से शुरू करूं? नहीं सर, मैं नहीं देख पाया उसमें। अच्छा चलिए, मैं अब आपको एक चीज बता देता हूं अब आपको कि मेरा ही एक बच्चा है नदीम। मौलाना साहब आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, स्क्रीन अपने माइक को ठीक कीजिए स्क्रीन से। मैं आपको बता देता हूं नदीम साहब, बात ये है इसके अंदर, एक मेरा ही बच्चा है, उसने परसों रात को मुझे एक वो भेजा, एक SMS उसने मुझे भेजा। उस SMS में उस बच्चे ने शायद कि नहीं शायद की कुछ कविताएं थी या कि नहीं लेखक की, जिस पर वो पहली प्रचलित है कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक और मेरे सीने में कुरान पलता रहा, जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए खुश नसीबी है यह, मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। ये उस बच्चे ने मुझे SMS भेजा था। अब उसके बाद सुनिए, जो हमने जवाब भेजा था वो ये लिखा था कि रेत पर, वही लाइन उसी की रिपीट की कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक और मेरे सीने में कुरान पलता रहा, जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए खुश नसीबी है यह, मैं साहिबे दीन हूँ। लेकिन अब हमने थोड़ा सा उसके अंदर परिवर्तन करके भेजा, हमने लिखा कि मैं फ़लस्तीनी नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी या भारतीय हूँ। आपको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको भेज चुका हूँ। अब जहाँ से मेरी समस्या शुरू होती है या मेरा सवाल शुरू होता है, उसके बाद उस बच्चे का जवाब मुझे आया, हालांकि उसने मुस्कुराकर कहा, उल्टा मेरे को कर दिया। फिर उसने कहा ये सपोर्ट है सर मेरी दूसरी कंट्री फिलिस्तीन के लिए। गौर कीजिएगा उसकी लाइन, ये सपोर्ट है उस मेरी दूसरी कंट्री फिलिस्तीन के लिए। और उसके बाद उन्होंने कहा ये मेरी कंट्री इंडिया ठीक है, लेकिन फिलिस्तीन भी मेरी ही कंट्री है, मेरे भाई बहन रहते हैं। उसके बाद हमने लिखा भाई बहन सबके सलामत रहे, आदि आदि। अब मेरा प्रश्न यहां से शुरू होता है, जो टू नेशन थ्योरी जहां से आ गई, मेरा वहां से शुरू होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन पहले ओपनिंग रिमार्क नदीम अहमद साहब आपकी तरफ से। देखिए सर, ये तो किसी भी दर्दमंद दिल को रखने वाली शख्सियत या शख्स के अंदर इस तरह के जज्बात होते ही हैं। और हिंदुस्तानी लोग तो बहुत ज्यादा जज्बातियत को लेकर घूमते हैं। हम लोगों को तो जहां कहीं भी इस तरह की बातें या चीजें नजर आती हैं, हम लोगों का दिल धड़कता है उसके लिए। और उसमें कोई हिंदू नहीं हो सकता और कोई भी मुसलमान नहीं हो सकता। हाँ, ये जो फिलिस्तीन उसने अपने लिए लिखा है वो शायद एक उपमा हो सकती है, लेकिन मैं इस चीज को इस तरीके से देखता हूँ कि मामला पिछले इस सदी के, इस पूरी ये जो गुज़िश्ता सदी थी और ये जो सदी चल रही है, इसमें ये मसला जो है बहुत टिगड़ा रहा है। और शायद ये यूएनओ के अंदर बार बार आने वाला और सबसे ज्यादा बार रुक जाने वाला, वीटो होने वाला मामला रहा है। लेकिन अब हालात चूंकि बदल रहे हैं, दुनिया एक नई तरफ दिन जो है वो सब ज्यादा धड़क से पेंडेमिक आया है, लोगों ने अपनों को खोया है और आंखों के सामने हमारे वो सब होने लगा है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं करते थे। तो अभी आपके सामने सर ये सारे के सारे वीडियो क्लिप्स इतने सारे ममालिक से आए, वो लोग तो मुसलमान भी नहीं थे, सड़कों पर उतर आए फिलिस्तीनी लोगों के लिए, मजलूमों के लिए। तो मैं इसे इस तरीके से देखता हूँ कि सिनेरियो पूरा ग्लोबलाइजेशन का दौर होने के बावजूद भी बदल रहा है और इंसानियत जिंदा है सर, और इंसानियत जिंदा रहनी भी चाहिए। चल रहा है इस तरह का कारवां आगे। तो इसमें सर किसी भी दर्दमंद दिल को रखने वाला आदमी, उसे आप मजहब से जोड़कर मत कीजिए। मजहब का मामला तो मुसलमानों के लिए है ही, वो एक पवित्र जगह है। मैं जो भी बच्चे ने जिसने भी कुछ लिखा और उसका जवाब जिसने भी दिया है सर, दोनों ही बातें सही हैं, दोनों ही बातें इंसानियत के लिए हैं, अच्छाई के लिए हैं, हिंसा को रोकने वाली हैं सर, और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने वाली हैं। जी नदीम साहब, मैं अगले राउंड में आपके पास आऊंगा। हमें धर्म से प्रॉब्लम नहीं, सब अपने अपने धर्म को आजमाएं, हर धर्म का स्वागत है। इस्माइली साहब मेरे साथ कई टीवी चर्चाओं में रहे, पहले भी अनेकों चैनल्स पर आते रहे, इनको मालूम है हम उस चीज पर जाते नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं वो चीजें कभी करता ही नहीं। और मैं इसीलिए मैं इस चर्चा को
सर। मैं इस चर्चा को चर्चा ना बनाकर एक तरीके से कह लीजिए कि ज्ञानवर्धन के लिए, आप लोगों से कुछ सीखने के लिए मैं आपसे सुनना चाह रहा था इन चीजों को। मेरा सवाल वही है, मैं अगले राउंड में आपसे लूंगा। ये जो टू नेशन थ्योरी है, जो उसने कहा कि वो भी मेरा देश है, इंसानियत जिंदा रहे, कोई भी इंसान मरे किसी भी धर्म का हो, नहीं मुझे दुख होगा, लेकिन अगर क्या वो भी मेरा देश है, धार्मिक स्थल मेरे अनेकों देशों के अंदर होते हैं। चलिए वो सारी चर्चा आगे मैं आपसे करूंगा। मिर्जा आलम बेग साहब जुड़ गए। मिर्जा आलम बेग साहब, आप मेरे ख्याल से राष्ट्रीय लोक दल के जिला अध्यक्ष रहे हैं उत्तर प्रदेश से। मिर्जा आलम बेग साहब, आपने चीजें सुनी, क्या कहेंगे? आपका सिर से ऊपर का हिस्सा बहुत ज्यादा कटा हुआ है मिर्जा, वो बहुत ज्यादा छूटा हुआ है। मिर्जा साहब आप अपनी जानकारी दें, अपना पहला ओपनिंग रिमार्क आप दीजिए मिर्जा आलम साहब। जी जी बिल्कुल, आप सही से देख पा रहे हैं मुझे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए सर, आपने कहा कि टू नेशन जो थ्योरी है वो, तो देखिए टू नेशन थ्योरी तो हिंदुस्तान में कोई भी नहीं अपनाता है। जो भी जिस मुसलमान के थ्रू सुनेंगे या जो भी हिंदुस्तान के अंदर अदर्स कंट्री में रह रहा है, यानी कि बाई बर्थ वो अदर्स कंट्री में रह रहा है, लेकिन उसका दिल जो धड़कता है हमारे भारत के लिए धड़कता है। और हम अगर अदर्स कंट्री के भी बाई बर्थ हैं और अगर हमारे पूर्वज भारतीय हैं, तो हम सिर्फ भारतीय हैं और हम भारतीय होने पे गर्व महसूस करते हैं। मैं आलम साहब सुनिए, मैं पूर्वज और वो चर्चा मेरी एक शुरू की आदत है, मैं वो वाली कंट्रोवर्सी में जाता नहीं। मैं तो एक चीज कहना चाह रहा हूं, वहां जो युद्ध हुआ, मैं फिर कह रहा हूं नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं मरना चाहिए इंसान, लेकिन वो जो एक बच्चे का अंदर है वो भी मेरा देश है, इस प्रकार की मानसिकता आज के नाजुक समय में अनेकों लोगों को मैं कहूं हिंसा फैलाने का मौका दे देती है। चलिए मैं यहां से शुरू करता हूं। मिर्जा आलम बेग साहब। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि आज की डेट में हमारे यहाँ पर जब से सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ है जी, तो आप देखते होंगे कि आपके पास मतलब हर टॉपिक पर, यहाँ तक कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे देश में एक महामारी 1 साल से चल रही है जी, इसी पर आपने देखा होगा कि 1000 तरह के वीडियो और ऑडियो आपको मिले होंगे जी। तो कुछ लोग होते हैं जो अपने ऑडियो बनाकर, अपने वीडियो बनाकर एक धर्म से जोड़ने के बाद उसका प्रचार करना चाहते हैं। कुछ लोगों की मानसिकता होती है। मैं आलम साहब फिर आपको रोक रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये मेरा ही बच्चा है, 21-22 वर्ष की अवस्था है, बहुत अच्छा बच्चा है, कहीं इधर उधर कुछ नहीं है, लेकिन उसकी मानसिकता पर ये जो प्रभाव आया ये कैसे आया और क्या आप उस प्रभाव को जस्टिफाई करते हैं? मेरा इतना सा सवाल है। आलम साहब, हाँ बोलिए आलम साहब, बोलिए आप ही। जी, उसकी बिल्कुल मानसिकता पर देखिए, मैं वही इसी टॉपिक पर बार बार आ रहा हूँ। मानसिकता पर जो बात आ रही है, मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा जब से सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ है तो जिस थ्योरी में हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू जिस तरफ को हमारा दिमाग को लेके जाया जा रहा है जी, हम सिर्फ उसी एंगल को बढ़ जा रहे हैं जी। मैं आपको बताया था कि एक महामारी है जो हर किसी को अपनी चपेट में ले रही है जी। लेकिन आज क्या हुआ है, आज हमें दिखा कि भाई सीरिया में युद्ध हो रहा है, वहां पर फिलिस्तीन के अंदर लोगों को मारा जा रहा है, तो अब अगर ऑडियो वीडियो हमें मिल रहे हैं नकारात्मक कि भाई वहां पर निर्दोषों को मारा जा रहा है, तो हमारी सोच वो बन रही है कि अरे वहां पर तो भाई दूसरा मुल्क जो है वो जासूसी कर रहा है और हम एक इंसान है, इंसानियत के नाते हमारी भावना जो है वो जाग रही है, इंसानियत के नाते हम लोग जो है वो उस देश की सपोर्ट कर रहे हैं। हम भारतवासी सबसे पहले इंसानियत के साथ खड़े होते हैं, इंसानियत के साथ खड़े होते हैं और हर मुल्क की सपोर्ट करते हैं जी। तो वो जो उसकी भावना है वो उसकी भावना मानसिकता नहीं बदल रही है, बल्कि उसकी एक भावनाएं हैं, एक उसकी जो प्रेम है, सम्मान है उसका, इंसानियत के नाते वो उसका जागा है। यहाँ मानसिकता चेंज नहीं हुई है, यहाँ पर उसका ठीक है साहब। अब मैं जरा मौलाना अरशद साहब इतनी देर से सब कुछ सुन रहे थे, हालांकि मैं चाहता था कि शुरुआत में ही मौलाना साहब के विचार ले लिए जाए, बाकी लोगों को से फिर उसके बाद कमेंट कराया जाए। मौलाना साहब आपने सारी चर्चा सुनी होगी, आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपने सारी चर्चा सुनी, अब आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। मैं फिर कहता हूं उस बच्चे की और मेरे जो है उस बच्चे की मानसिकता को लेकर, अगर आप सोचते हैं कि ये चीज ठीक है तो ठीक है, और अगर कहीं लगता है कि नहीं मुझे बच्चे को संभालना चाहिए उस बच्चे को, तो फिर उस विषय में सोचा जाए ताकि आगे, क्योंकि वो बच्चा मेरा ही है, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं उस चीज को, किसी दूसरे का बच्चा नहीं है वो। मौलाना अरशद साहब, मौलाना साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे?
मौलाना साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? मौलाना साहब नहीं सुन पा रहे मेरे ख्याल से। चलिए पता नहीं कैसे आवाज नहीं पहुंच पा रही है, या तो स्क्रीन से अनम्यूट नहीं कर पाए मौलाना साहब। नदीम साहब, मैं वापस आप ही के पास लौटता हूं। मेरी फिर वही बात है, अभी जिस प्रकार मिर्जा आलम बेग साहब कह रहे थे कि भाई वो उसकी मानसिकता तो अर्थात कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। मैं इस राउंड में ये पूछना चाहूंगा, वो जो भी मानसिकता उस बच्चे की प्रभावित हुई, मैं फिर कह रहा हूं कि वो मेरा देश, वो भी मेरा दूसरा देश, मैं उस चीज को लेकर कह रहा हूं। अब आप उसकी इस सोच को जस्टिफाई करते हैं या नहीं करते हैं? मैं हल की तरफ बढ़ना चाह रहा हूं यहां से। मैं हो सकता है मैं भी गलत हूं, ताकि उस प्रकार मुझे भी अपनी सोच बनानी चाहिए, अगर ठीक है वो बच्चा तो। सीधी सी बात। नदीम अहमद साहब, देखिए सर, हमें बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सोच की जरूरत है। ग्लोबलाइजेशन का दौर है और हम लोग तो भारतीय शुरू से ही मानवतावादी रहे हैं जी। अहिंसा परमो धर्म की हमने बात की है, और सत्यमेव जयते तो सर हमारा नारा है हमेशा से। तो बच्चे की ये जो मानसिकता है ना सर, ये मानसिकता नहीं बदल रही है, बल्कि वो एक अच्छा बच्चा है और उसके अंदर के जो जज्बात हैं वो उभर कर सामने आ रहे हैं और वो विश्व बंधुत्व की बात कर रहा है। तो आपको ऐसे बच्चे की सताइश करनी चाहिए, और मैं ऐसे बच्चों को तो पढ़ाता हूं। अगर मुझे कोई ऐसा बच्चा मिलता है तो सर मैं उसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं। इस तरह के बच्चे अगर हमारे नौजवान पीढ़ी, भारत युवाओं का देश है, हमारी 65% आबादी युवा है, हमें एक दौलत दी है ऊपर वाले ने, मालिक ने, कि इतने ज्यादा युवा हमारे देश के अंदर दिया। अगर इनका सही से यूटिलाइजेशन हो जाए, इनकी मानसिकता का और इनके श्रम का, तो सर हमारा देश बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है और हम अपने आप को तरक्की की दौड़ के अंदर ना सिर्फ शामिल कर सकते हैं, बल्कि हम उस तरक्की की दौड़ को जीत भी सकते हैं जिस तरीके से हमारा पड़ोसी मुल्क जीत रहा है। वो सिर्फ अपनी मैन पावर को यूटिलाइज कर रहा है। हमारे यहाँ सर जो हमारे नौजवानों का हुनर है, जो स्किल है, वो उस तरीके से यूटिलाइज ही नहीं हो रहा। अगर बच्चा आपका इस तरीके का सोच रहा है तो उसे सलाम करने की जरूरत है। मैं उसकी सताइश करता हूं और मैं चाहूंगा कि देश का हर युवा इस तरह की मानसिकता रखे कि वो विश्व बंधुत्व की बात करे, इंसानियत की बात करे और सब तरफ अच्छाई को देखे, ना कि सर उसके अंदर इस तरह के विचार आए कि ये तो मेरा है, ये दूसरे का है, ये बुरा है, मैं अच्छा हूं और हम लोग सब अच्छा करते हैं, दूसरे सब बुरा कर रहे हैं। इस तरह की चीजों से, इस तरह की भावनाओं से, इस तरह की कुटियों से सर हमें बचना चाहिए। ठीक है सर, बच्चा ठीक है। आपका एक पॉजिटिव सिम्त में चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। इस्माइली साहब, नदीम साहब को आपने सुना, नदीम साहब उसको पॉजिटिव मानसिकता बता रहे हैं और इस प्रकार की मानसिकता को बढ़ावा देने की चर्चा या उनका व्यक्तिगत विचार इस प्रकार का है। आप सहमत हैं इस्माइली साहब नदीम अहमद साहब की इस विचार से? नहीं, देखिए इसमें जैसा मैंने बताया कि बच्चे की मानसिकता के पीछे क्या कारण है, उसको जो उसने जो लिखा उसके नहीं, मैं चीज स्पष्ट कर दूं, उसने नहीं लिखा, ये फॉरवर्डेड मैसेज था उसका। जी जी जी, वो कल बात हो गई थी। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, इससे आप शायद मेरी बात को बेहतर समझ पाएंगे जी। अब देखें कि 1940-1950 में बहुत सारे भारतीय लोग हिंदुस्तान से भारत से बाहर गए और वो वहां जाकर बस गए। सपोज कीजिए कि एक फैमिली यहाँ से इंग्लैंड गई और बहुत से लोग गए इंग्लैंड में, बहुत से भारतीय लोग रहते हैं। अब उनके बच्चे वहां हो गए, पोते परपोते हो गए और उनको बाय बर्थ वहां का उन बच्चों को सिटीजनशिप मिला हुआ है, यानी वो इंग्लैंड के सिटीजन है। वो भारत के सिटीजन नहीं, इंग्लैंड के सिटीजन है। उनके दादा को या परदादाओं को नॉन रेसिडेंशियल का स्टेटस जरूर था कि वो दो सिटीजनशिप रख सकते थे, भारत का भी और इंग्लैंड का भी, और वहां उनके बच्चों को सिटीजन प्योरली इंग्लैंड का है। मगर जब भारत की टीम क्रिकेट खेलने वहां जाती है तो एक बहुत बड़ा तबका इंग्लैंड में जो वहां का निवासी है और जो वहां का सिटीजनशिप है वो भारत की टीम को सपोर्ट करता है। वहां की सरकार ने कभी नहीं कहा कि आप टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं, आप टू नेशन थ्योरी में बिलीव करते हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा। एक भावना की बात है, ये एक भावना है। जैसे मैंने कहा कि एक पहला किबला है वहां पर जो है हरम शरीफ जो है, मस्जिद अक्सा जो है, बैतुल मुकद्दस, वो एक भावना है उसकी, और उस बच्चे की भावना उसके होलीशिप से उससे जुड़ी हुई है। हो सकता है कि वो दूसरे टर्म्स में, और आप देखिए कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है एज ए होल, वो तो पूरे इंसानियत को अपना भाई बन मानता है, वो पूरे आदम को अपना भाई बन मानता है, आदम के बच्चा मानता है। तो मुस्लिम का ये तो कलाम पाक में लिखा हुआ है कि भाई जितने इंसान आए इस दुनिया में वो आदम की औलाद है, नूह की औलाद है।
तो उसको वो अपना भाई बहन मानता है, तो उस परिपक्ष में उसने आपको कुछ लिख दिया होगा, निश्चित तौर पर उसमें टू नेशन थ्योरी की कोई बात नहीं। ठीक है। आलम बेग साहब, आप बताएं, आपने सुना, आपने दोनों को सुना, नदीम साहब को भी सुना, आपने इस्माइली साहब को भी सुना। मैं माफी चाहूंगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मौलाना अरशद साहब जुड़े हुए हैं लेकिन उनकी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है और अब उनकी वीडियो भी नहीं आ रही है। मौलाना साहब, मैं क्षमा चाहूंगा, अब आप जुड़े भी हुए हैं लेकिन ना मैं आपको सुन पा रहा हूँ ना आपके अब वीडियो भी नहीं देख पा रहा हूँ। खैर, मिर्जा आलम बेग साहब। बिल्कुल जी साहब, जी बोले, आपने दोनों को सुना, वो दोनों पॉजिटिव, वो बिल्कुल उस बच्चे के पक्ष के अंदर, उसकी मानसिकता के पक्ष के अंदर, वो कह रहे हैं कि उसमें ऐसी कोई टू नेशन थ्योरी जैसी कोई चीज नहीं है। जी देखिए, मेरे मेहमानों ने दोनों ने जो बात कही वो मैंने आपको दोनों फर्स्ट स्टार्टिंग जो मैंने किया था वहीं से स्टार्टिंग किया था, और मैंने दोनों चीजें वही की कि हमारे देश के लोग, हमारे देश के बच्चे जो बाई बर्थ दूसरे देश में हैं, जिन्होंने भाई साहब ने अभी हमारे मेहमान ने कहा, मैंने वो बात आपको सबसे पहले ही बतलाई थी कि हमारे देश के लिए जो बच्चे हमारे बाई बर्थ दूसरे देश में रहते हैं वो आज भी हमारे देश के लिए सपोर्ट करते हैं, और वो भारत, उनके पूर्वज भारत में रहते थे, वो इस बात को आज भी गर्व से महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं इस बात पर। तो वो जो आपके बच्चे ने जो आपको लिखकर भेजा है वो टू नेशंस नहीं है, बल्कि वो उसकी एक मानवता थी जो उसके अंदर जागी है, और वो सिर्फ मानवता के आधार पर जो है वो उस देश को सपोर्ट कर रहा है, देश को सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि मानवता को सपोर्ट कर रहा है, वो उस देश को सपोर्ट नहीं कर रहा है। बिल्कुल जी। नहीं, अब मेरा अगला प्रश्न शुरू होता है। पहली चीज तो उसने, आपने कहा जब हमारे पूर्वज अनेकों लंबे अरसे से यहीं के लोग हैं, वो दूसरा देश, बार बार सुनिए, इसी प्रकार के शब्दों को लेकर कहीं ना कहीं देश के अंदर अराजकता का माहौल पैदा किया जाता है। ये तो मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चों को संभालना चाह रहा हूं, लेकिन हिंदुस्तान से प्यार करे, इस्लाम से प्यार करे, कोई दिक्कत नहीं है, इंसानियत के नाते किसी के लिए भी प्यार करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रश्न बार बार, और कल का जो हमने प्रोग्राम किया था, मैं जितनी भी बात आपसे बार बार अगर किसी चीज को रिपीट कर रहा हूं तो जो आम आदमी से, जो कई लोगों से मुझे कमेंट आए, मैं उसके आधार पर आपसे बात करना चाह रहा हूं। अब प्रश्न ये उठता है, जैसा इस्माइली साहब ने भी कहा कि भाई वहां पे जो हमारा जो धार्मिक स्थान है जहां हमारी भावनाएं जुड़ी हुई, ठीक है साहब, अब उसने जो सपोर्ट कर रहा है, जो फिलिस्तीनियों के लिए सपोर्ट कर रहा है, अब मेरी बात यहां से शुरू होती है, तो वो ये है, अब चलिए यहूदियों से झगड़ा हुआ, उसमें कुछ इस्लाम के जानने वाले मारे गए, वहां उसको पीड़ा है, लेकिन इराक में भी अनेकों मुस्लिम मारे जाते हैं, अफगानिस्तान में भी अनेकों मुस्लिम मारे गए, और आईएस ने भी अनेकों मुस्लिम मारे गए। इसका मतलब यह कि अगर मुस्लिम को मार दे तो आपके अंदर का दर्द नहीं हो रहा, कोई दूसरा धर्म का अगर मार दे तो आपको दर्द होता है, इसका मतलब तो यही बात हुई फिर तो ये नहीं। देखिए, मानवता, इंसानियत जहां मरेगी वहां एक साफ दिल वाला, एक मुस्लिम या एक गैर मुस्लिम जो सिर्फ मानवता को जानता है वो मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करेगा। अगर मेरे देश के अंदर अगर कोई गैर मुस्लिम को निहत्थे को मार देगा तो क्या मैं उस पर खुश होऊंगा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। या कहीं अभी सर, उस बच्चे के शब्द है कि मेरे भाई बहन, और उसने, मैंने बाकी स्क्रीनशॉट भेजे नहीं है, उसने कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ा, मैं उस चीज के ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा फिर वही दर्द है और मैं ये खाली इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कल भी चर्चा की थी, एक मिनट सर, मैंने कल भी चर्चा की थी, डेनमार्क में या यूरोप के एक देश के अंदर गुरुद्वारे में एक सेवक को मार दिया जाता है तो दंगा हिंदुस्तान के अंदर हो जाता है, यहाँ की भावनाएं आहत हो जाती हैं। साहब, वो जब यहाँ, अब दुनिया में किस किस के करने से आपकी भावनाएं आहत हो रही है? मेरा फिर प्रश्न, आपकी भावनाएं आहत हो इंसानियत के नाते तो ठीक है, लेकिन अगर धार्मिक आधार पर, वो भी जिस व्यक्ति का मुझसे लेना देना नहीं है, जिसका मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, उस पे अपने यहाँ पर, अपने शरीर में, अपने राष्ट्र में, अपने प्रदेश में, क्या लगता नहीं कि इससे माहौल थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है? और खासतौर से आज का जो नाजुक दौर चल रहा है। आलम साहब, सर आपने भावनाओं की बात कही, बड़ा अच्छा टॉपिक लेकर आए आप। हमारे देश के अंदर ये जो मानसिकता है ना, जिस पर भी आपने कहा कि यहाँ पे जो है सिर्फ धार्मिक भावनाएं जो है आहत होती हैं, यहाँ पर जब एक हथनी मर जाती है, उसे एक धर्म विशेष के आदमी के द्वारा उस हथनी को मार दिया जाता है, तो लोगों की मानवताएं बहुत आहत होती हैं। सर बिल्कुल होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ, बात सुनिए, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मेरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा होता है, सबसे पहले मुझे पीड़ा होती है, सबसे पहले मैं जाऊंगा सेवा के लिए, मैं अभी भी ओपनली कह रहा हूँ, लेकिन प्रश्न ये कि दूसरे देश में क्या हो रहा है उसको लेकर मैं अपना माहौल, आप एक छोटा सा उदाहरण, पड़ोस के घर के अंदर, सुनिए, आप रामपुर रहते हैं, मेरठ के अंदर अगर किसी के घर में आपस में कोई मियाँ बीवी लड़ रहे हैं और उससे अगर आप आहत हों तो आप तो अपने घर के अंदर बेवजह टेंशन क्रिएट कर रहे हैं,
मेरे घर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, मियाँ की, बीवी की, पड़ोसी की, बच्चे की, रिश्तेदार की, वहां तक के लिए मैं ठीक हूँ, लेकिन दूसरी जगह साहब अपना खून क्यों फूंक रहा हूं मैं, मुझे तो ये बताएं बस। सर मेरी बात आप पूरी नहीं होने देते। अच्छा, माफी चाहूंगा, बोलिए प्लीज बोलिए। आ रहा हूँ इस्माइली साहब, पहले बेग साहब को सुन लो। जी जी। एक तबका ऐसा हो चुका है जो ये मानसिकता ले आया है कि हम इसे हर चीज को धर्म से जोड़ देंगे जी। जब हमारी हथनी मर जाती है तो हमारी भावनाएं आहत होती हैं, हमें पीड़ा होती है, बड़े सेलिब्रिटी जो हैं वो ट्वीट करते हैं, लेकिन आज आप पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं अपने रामपुर उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आज उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि क्या स्थिति हो चुकी है आज हमारे यहाँ कोरोना की वजह से। लेकिन जो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती थी एक निर्जीव व्यक्ति को जीवित को मारने के ऊपर, आज उनका एक ट्वीट नहीं आता है। आज उनके लोग जो हैं आज ट्वीट हैंडल से भावनाएं भी उनकी आहत नहीं हो रही हैं। तो ये जो आपने अभी कहा कि दूसरे देश की वजह से हम अपने देश के अंदर के वहां पर एक सिख का मर्डर हो जाता है तो हम यहाँ पर दंगे कर देते हैं। देखिए ये हमारा देश है, यहाँ दंगे नहीं होने चाहिए। लेकिन आप देखें यहाँ पर क्या होता है कि जब अभी जो हरियाणा के अंदर जब एक जो वो थे धर्मगुरु थे, जब उनको सजा हुई कोर्ट के द्वारा तो कितना उत्पात मचाया गया, क्या क्या कंडीशनें लागू हो गई। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अंदर सीए का विरोध चल रहा था, उसके अंदर प्रशासन के द्वारा मेरे रामपुर के अंदर ही जब एक प्रदर्शन किया जा रहा था उसमें पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई। पुलिस के द्वारा गोली चलाने पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसके बाद 100 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, पब्लिक के ही लोगों को। आलम साहब, मैं उस तरीके की कंट्रोवर्सी, मेरा तो एक सीधा सा मकसद है, मैं उस बच्चे को अगर वो ठीक रास्ते पर चल रहा है तो मुझे बड़ी खुशी है, अगर वो बच्चा कहीं भटक रहा है तो मेरी तो कोशिश है कि वो एक बच्चा और ऐसे अनेकों बच्चे हो सकते हैं। मैं तो चर्चा सिर्फ इसलिए करना चाह रहा हूँ जी। मैं जरा अब आऊंगा इस्माइली साहब, आपके पास आता हूँ। मैं नदीम अहमद साहब से लूँ। नदीम अहमद साहब, अब क्योंकि आखिरी 7-8 मिनट का दौर है, अब आप विस्तार पूर्वक मुझसे बताएं। आपने सारी बातें सुनी, मैंने विदेश का उदाहरण भी दिया, मैंने मुस्लिम या हिंदू गैर मुस्लिम को भी जोड़ने का उदाहरण दिया, सारी की सारी चीजें। अब आप अपने प्रतिक्रिया व्यक्त करें। सर बच्चा आपका बहुत अच्छे ट्रैक पर चल रहा है, आपको तो उसके ऊपर फख्र करना चाहिए, आपको नाज होना चाहिए। ठीक है। और सर हम तो हमारे देश के अंदर एक से एक बड़े महापुरुष गुजरे हैं, और एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी मैं आपको पिछली सदी की रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर जैसी पर्सनालिटी हमारे हिंदुस्तान में दूसरी बहुत। सर मैं 1 मिनट रोकूंगा। मौलाना साहब, मौलाना अरशद साहब, आप अपनी अनम्यूट कीजिए। आप माइक होगा आपकी स्क्रीन पर, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, आप अनम्यूट कीजिए वहां से अपने मोबाइल पर, आपकी स्क्रीन पर। आज तो हम वंचित रह गए आपके सुनने से। आप अनम्यूट कीजिए माइक को वहां से, आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा। जी बोलिए नदीम साहब, माफी चाहूंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बेचारे मौलाना साहब तब से अभी तक बराबर हम सबको सुन ही रहे और बोल नहीं पा रहे हैं। जी आप बोले नदीम साहब। एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें पिछली सदी के अंदर हिंदुस्तान में शायद सबसे पहले, शायद नहीं बल्कि मैं कंफर्म हूँ कि सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था साहित्य के क्षेत्र में। और वो हिंदुस्तान की तमाम तर यूनिवर्सिटीज में जहाँ एजुकेशन पढ़ाई जाती है, उनकी थ्योरी जो है नेचुरलिज्म वाली, उसे पढ़ाया जाता है। तो उसमें मैंने खुद ये पढ़ा कि वो एक विश्व बंधुत्ववादी मानव थे, और वो ये चाहते थे कि जो उनकी बातें हैं वो पूरे संसार को एक कुनबे के तौर पर, वासुदेव कुटुंबकम के तौर पर लेते थे। और ये तो हम लोग नारा भी देते हैं। तो सर हम आस्थावान होते हुए भी भारतवासी, हमें गर्व होना चाहिए अपनी इस मेंटेलिटी के ऊपर कि हम शुरू से ही मानवता के साथ रहे हैं, और बुराई को हमने बुराई माना है। मूल्य हमारे आदर्श इसी पर ही स्थापित हुए हैं। तो सर बच्चा अगर आपके ट्रैक पर चल रहा है तो आपको तो फख्र करना चाहिए। नहीं, मैं तो आपसे जानने के लिए बैठा हूं। और मैं तो सर दुआ करूंगा, और मैं तो चाहता हूं कि सारे के सारे बच्चे जितने स्टूडेंट मेरे पास हैं वो इसी ट्रैक पर चले, और सर इसी तरीके से तो देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। आप इस्माइली साहब का इस्माइली साहब जी करेगा तो सर फिर उसके पढ़ने लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। फिर तो वो एक पशु या एक सामान्य जंतु के समान है, जिससे कोई दर्द अगर होता है तो वो थोड़ी देर चिल्लाता है और फिर चुप हो जाता है।
अगर बच्चा दर्द महसूस कर रहा है और उसे व्यक्त कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि बच्चा बिल्कुल सही ट्रैक पर है, वो सही दिशा में आगे चल रहा है और जो शिक्षा की मूल अवधारणा है उस अवधारणा के पथ पर ही वो आगे काम। नदीम साहब, आपकी हिंदी सुनकर आनंद आ रहा है, मुझे आपकी हिंदी सुनकर बड़ा आनंद आ रहा है और ज्ञान तो मिल ही रहा है। जी इस्माइली साहब, अब आप बोले। इस्माइली साहब, आपने सबको सुना, अब बताइए। एक्चुअली जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं वो देखिए वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दर्द सिर्फ भारत की जनता नहीं, भारत की सरकार ने भी महसूस किया है। और 16 मई को जो यूएन में रिप्रेजेंटेटिव अपने मूर्ति साहब, उनका भी स्टैंड यही रहा जो हम लोग बता रहे हैं कि उन्होंने दर्द महसूस किया और वॉर को खत्म करने की बात कही। आपने भी 3 मूल प्रश्न बात किया, एक अफगानिस्तान, एक इराक की बात की आपने। मैंने जनरल एक विदेश करना चाहता जी, मैं इसके बारे में वजाहत करना चाहता हूं कि जो अफगानिस्तान पर हमला था वो एक टेररिस्ट के जवाब में हमला था वहां पर, और अमेरिका ने हमला किया था उसके ऊपर, और एक ओसामा बिन लादेन का एक समझिए एक रिवर्ट था उसके, वो हमला था। उस पर किसी भी मुस्लिम संगठन का या किसी भी इंसान का या भारतीय का सिंपैथी होना सीधा सीधी आतंकवाद से जोड़ने की वाली बात थी। कोई भी भारतीय जो समझदार है, पढ़ा लिखा है, वो किसी भी आतंकवादी एक्टिविटी को कभी भी समर्थन नहीं करेगा। इसलिए भारतीयों को जब अफगानिस्तान पर हमला हुआ तो उन्होंने किसी भी हाल में उसका अफगानिस्तान का सपोर्ट नहीं किया। जहां तक इराक की बात है, इराक पर जो है वो जो मसला था वो एक भ्रम फैलाया गया सद्दाम हुसैन के बारे में कि उसके पास जैविक हथियार है, और उस भ्रम के बिना पर जो है वहां पर हमला किया गया। और आप ये देखिए कि एक तरह से वो एक तेल का झगड़ा है। यूएसए है वो तेल पर कब्जा करना चाहता है, वहां पर पेट्रोल की लड़ाई चल रही है। तो ये जो चीजें हैं वो हर चीज अलग अलग स्पेसिफिक की चीजें हैं, हर चीज का अपना अपना मामला दायरा अलग अलग है। ये जो मसला है इसका फलस्तीन का और बैतुल मुकद्दस का ये अलग है, और इराक का और अफगानिस्तान का वो अलग है। तो उसको हर उस परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। और देयरफॉर मैं एक बात और आपको कह दूं कि बच्चे का जो मानसिकता है वो किसी हाल में टू नेशन थ्योरी का नहीं है। ठीक है, वो बच्चा जो है वो सिर्फ सिंपैथी रखता है। ठीक है सर। जी नदीम साहब, क्लोजिंग रिमार्क, समय बिल्कुल समाप्त है, 1 मिनट के अंदर। जी देखिए सर, जैसी चीजें हमें दिखाई जा रही हैं हम उन्हें देखकर सत्य मान रहे हैं, सत्यता उसके पीछे कुछ और है। ये बिल्कुल सही बात है कि इराक का मामला अलग है, सीरिया में अलेप्पो शहर के अंदर गैस का बड़ा भंडार खबर चल रही है, और ये जो उनके अंदर अकूत संपत्ति, अकूत दौलत है, उसे लूट लेना चाहता है। और ये जो अभी लड़ाई रोकी गई है, सीज फायर हुआ है, उसके पीछे रशिया है। अमेरिका बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि रशिया का इस खत्ते के अंदर, इस पूरे इलाके के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो, और जो कि हो रहा है। और ठीक है ना, अब आप देख रहे हैं कि थोड़ा अमन का माहौल बनता है और वहां पर शांति स्थापित हो रही है। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। मैं क्षमा चाहूंगा, समय बिल्कुल समाप्त हो गया आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं आगे भी, क्योंकि अब ये मेरी चर्चा 1 या 2 दिन और जारी रहेगी। अगर आपके पास समय तो आगे भी हम 7:30 बजे के आसपास स्टार्ट करेंगे कल भी। अगर आप लोगों के पास समय हो तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा खोलेंगे। आज की चर्चा में जुड़ने के लिए मिर्जा आलम बेग साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नदीम अहमद साहब, आपने अमूल्य समय निकाला, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और FY इस्माइली साहब का लगातार दूसरे दिन हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर भाई बाहर निकले तो 2 गज की दूरी और मास्क है बहुत ज्यादा जरूरी। नमस्कार, सलाम।